सबसे पसंदीदा डिबेट शो यानी बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, मेहमानों का सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो देश में दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं किस मुद्दे पर बहस होगी और दर्शक ही इसकी दशा और दिशा निर्धारित करते हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से कई दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। आज हमारे साथ आशु रस्तोगी मेरठ से जुड़ेंगे, आज हमारे साथ डॉक्टर AK श्रीवास्तव कानपुर से जुड़ेंगे, मेरे साथ डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रकाश नोएडा से जुड़ेंगे और मेरे साथ राखी शर्मा इंदौर से जुड़ेंगी। लेकिन आज का मुद्दा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए ये देख लेते हैं। आज का मुद्दा है असम के CM का ये बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आएंगे। उनका कहना है कि 29% की दर से अल्पसंख्यकों की आबादी, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे। बच्चे 2 ही अच्छे की बात पर कट्टरपंथियों को आपत्ति क्यों, इसी पर बहस होगी, क्योंकि इसे बहस का मुद्दा आप लोगों ने बनाया है 60% वोटों के साथ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जनसंख्या नियंत्रण क्या भारत के लिए अपना वजूद बचाने जैसी चुनौती है? मैं इसे सबसे गंभीर चुनौती इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर हमारे पास संसाधन 10 लोगों को खिलाने का होगा और 100 लोग पैदा हो जाएंगे, जिसे एक अनार 100 बीमार कहते हैं, तो ऐसे में देश क्या उसका बोझ उठा पाएगा? गरीबी और बढ़ेगी, भुखमरी और बढ़ेगी, देश के संसाधन बोझ के तले दब जाएंगे। ऐसे में देश की हालात आज से 20-25 साल बाद क्या होगी? हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? एक अनियंत्रित जनसंख्या, यह सबसे बड़ा सवाल है जिस पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और सरकारें मंथन कर रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि वो इसके लिए जल्द ही मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात करेंगे। आपको पता है जुलाई के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा इस तरह की बातचीत को शुरू करेंगे। क्या देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है? क्या देश को नहीं कहना चाहिए बच्चे 2 ही अच्छे? प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात लाल किले की प्राचीर से भी कही थी कि इसके बारे में देश को गंभीरता से सोचना होगा। आज इसी पर बहस होगी। लेकिन क्या है और क्यों है यह बहस, बताते हैं असम के मुख्यमंत्री का क्या बयान है इस पर। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है, ये कुदरत का निजाम है। मुसलमानों में नहीं बढ़ रही इतनी आबादी। देश में जनसंख्या विस्फोट नासूर होता जा रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों को बढ़ती जनसंख्या में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। जबकि असम और यूपी की सरकारों ने जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ सख्त कदम उठाने की पहल कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा 4 जुलाई को 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा कर रहे हैं। I am meeting lot of Muslim intellectual in the month of July and I am sure that they are going to support state government policy. लेकिन कट्टरपंथी जनसंख्या विस्फोट से अलग लगातार राजनीतिक रंग देते हुए बेतुके बयान दे रहे हैं। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है, ये कुदरत का निजाम है और हमें कोई अपनी जाती तौर पर कोई इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल नहीं है। आबादी सबसे ज्यादा जो बढ़ रही है वो दलितों से, वो आदिवासियों के यहाँ बढ़ रही है। मुसलमानों में नहीं बढ़ रही इतनी आबादी। जनसंख्या वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL आर्टिकल 32 के तहत डाली गई है, जिसमें देश की 50% समस्या का कारण जनसंख्या विस्फोट को बताया गया है। अगर अपराध रोकना है, बेरोजगारी रोकना है और समस्याएं खत्म करनी है तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून। लेकिन विपक्ष राज्यों के 2 चाइल्ड पॉलिसी के विचारों पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, आसाम में 5 साल हो गए, फिर चुनाव भी खत्म हो गया वहाँ पे। जब इनकी 5 साल सरकार वहाँ पे आसाम में थी तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बढ़ती जनसंख्या के बोझ तले देश की आर्थिक स्थिति और संपदा पर बुरा असर पड़ रहा है। 30 बच्चे पैदा कर रखे हैं, उनसे ही बेरोजगारी फैल रही है, देश में गरीबी आ गई है। देश की बहस में ऐसे मुद्दे पर चर्चा है जिस पर हर देशवासी को बेहद गंभीरता से ध्यान देने का वक्त आ गया है। लेकिन कट्टरपंथी सोच और अशिक्षा लगातार इस चुनौती को जनसंख्या विस्फोट की तरह बढ़ा रहा है। तो आज देश की बहस में क्या सवाल है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर मुझे और आपको ही नहीं बल्कि पूरे देश को चिंतन करना चाहिए। क्या हम आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ तो जी रहे हैं? क्या कुछ सालों में यह दुनिया की सबसे बड़ी वृद्ध आबादी बन जाएगी? और इस जनसंख्या का नियंत्रण कैसे किया जाए?
क्या बढ़ती जनसंख्या देश की आज सबसे बड़ी समस्या है? हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। जवाब के तरीके आपको पता है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है या सुझाव है तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, टू चाइल्ड पॉलिसी के याचिका करता है और साथ ही साथ जो उर्दू यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर, वाइस चांसलर हैं। मेरे साथ तहसीम पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले तहसीम आपसे शुरू करूंगा। क्यों विरोध का स्वर शुरू हो जाता है कट्टरपंथियों के बीच कि नहीं भाई मुसलमानों को मत रोको आबादी बढ़ाने से? और क्या आबादी बढ़ाना सिर्फ मुसलमान ही बढ़ा रहे हैं? भाई हिंदुओं की भी बढ़ रही है। तो इसको धर्म और मजहब के चश्मे से तहसीम क्यों देखा जाता है? हेमंत बिश्व शर्मा के इस बयान में किसी को क्या आपत्ति है कि वो आबादी नियंत्रण के लिए मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात करके उन्हें समझाएंगे कि ये गलत है तरीका? अच्छी बात है अगर वहां के मुख्यमंत्री मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात करें, लेकिन हिंदू इंटेलेक्चुअल से भी बात करें। माननीय मोदी जी के घर में कितने बच्चे थे, उनके माँ बाप के? हेमंत बिश्व शर्मा के कितने माँ बाप के कितने बच्चे थे? हिंदू फर्टिलिटी रेट आज की तारीख में, व्यक्तिगत ना हो प्लीज। मेरे ख्याल से हम एक फॉरवर्ड लुकिंग बहस कर रहे हैं, इसमें पीछे जाने का कोई लॉजिक नहीं है तहसीम। क्योंकि बिल्कुल सर, लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी को डीमोनाइज करने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न उठेगा। मेरे भी 7 भाई बहन थे, लेकिन आज हमारे घर में सब लोग बोलते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, और सबके 2 बच्चे हैं। और उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, पार्लियामेंट्री आंकड़े कहते हैं कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट है 3.4% और हिंदू फर्टिलिटी रेट है 2.8%, तो लगभग सेम ही है। इनफैक्ट हिंदू फर्टिलिटी रेट बढ़ा है जबकि मुसलमान फर्टिलिटी रेट गिरा है। दूसरी बात, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूसेज और बच्चे और इस्लाम में ये कहा जाता है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज नहीं कर सकते। जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव समझेंगे नहीं, तो मैं बता दूं जैसे कि कॉन्डम हो गया, जो औरतें दवाई खाती बच्चे नहीं पैदा करने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूसेज परसेंटेज वाइज कुरैशी जी की रिपोर्ट है, मुसलमानों में ज्यादा है, वो ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। और मुसलमानों का आपके पास कोई भी डेटा नहीं है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग का विरोध किया। तो बार बार ये बताना कि मुसलमानों की वजह से आबादी बढ़ रही है, गलत है। अगर आपका शो कहता है कि भारत में फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, मैं इस चीज से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुसलमानों से हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, हिंदुओं से क्यों नहीं करेंगे, बाकी लोगों से क्यों नहीं करेंगे? आंकड़े मैंने बताया, आप मेरे आंकड़ों को चैलेंज कीजिए। नहीं, असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके राज्य में पॉपुलेशन की दर अल्पसंख्यकों में 29% की है, और खासकर मुसलमानों का जिक्र किया है उन्होंने। इस आंकड़े को कैसे डिनाई करेंगे आप? exactly. बताइए। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो मैनिपुलेटेड आंकड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको पार्लियामेंट्री आंकड़े दिए, वो क्या कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो पार्लियामेंट के आंकड़े, या तो मुख्यमंत्री जी कहते पार्लियामेंट में जो आंकड़े होम मिनिस्ट्री देती, गलत है। तीसरी बात, हमारा जो हमारा सेंसस किया गया 2011 को, उसको रिलीज कर दीजिए। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो क्यों रिलीज नहीं कर रहे? क्योंकि वो जानते हैं उसमें सत्य क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पार्लियामेंट्री आंकड़े दिए। मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से मन की बात क्या करते उससे कोई मतलब नहीं, मुझे काम की बात से मतलब है। और मैं दोबारा से कहूंगा, जिनके खुद के घर पे 8-8, 9-9 बच्चे, वो दूसरों को हिदायत ना दे, ये अच्छी बात है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये ऐसी बात है जिस पर तहसीन पूनावाला को आपत्ति करनी चाहिए? देखिए, उनको आपत्ति करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। वो ट्रिपल तलाक पर भी कुछ समय तक जो है विरोध करते रहे, बाद में समर्थन में आ गए। विविध मुद्दों पर उनको अपना राय रखने का अधिकार है, मैं उनके राय रखने के अधिकार का आदर करता हूँ। लेकिन इस राय को भी समझना होगा कि इस देश में जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर 1950 के दशक से ही नीतियों का निर्माण होता रहा है। 1950 के दशक में हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट जो है वो 5% से अधिक था, जो हम 3% से नीचे लाने में कामयाब हुए। तो हमारी जनसंख्या नियंत्रण की विविध कालों में विविध नीतियाँ रही हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास, हम पूरी दुनिया में जो फैक्ट है वो एकदम 16.5% पूरी दुनिया की आबादी हमारे यहाँ है, और हमारे पास 2.5% प्राकृतिक संसाधन है पूरी दुनिया का। अब उसके लिए हम सम्यक तौर पर पोषण करने का सामर्थ्य, लगातार अनियंत्रित आबादी बढ़ी तो नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कानून बनाना चाहे तो यह राज्य का अधिकार है। राज्य विमर्श करके उसमें कानून बनाना चाह रहा है तो जिसको विरोध करना हो कर ले, लेकिन उसकी एक हमारे यहाँ वैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कानून बनाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा,
क्योंकि हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं। हम लोकतंत्र और संविधान में समाज का कल्याणकारी, जिस कल्याणकारी स्टेट, ये हमारा दायित्व है, तो हम पूरे राष्ट्र का, राज्य का कल्याण करना हमारा दायित्व है, उसका निर्वाह करेंगे। अब कोई उसमें जो है अराजकतावादी, कोलाहलवादी, लोकतंत्र को शोरतंत्र बनाना चाहे तो ये शोर मचाना उसका अधिकार है। शेष वो वैधानिक और लोकतांत्रिक ढंग से उसको रोकने में कामयाब हो सके तो रोक लेगा, उसमें कुछ संशोधन वो करवा पाएगा तो उसका भी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रणाली है, वो संशोधन कर लेंगे। इसमें इतना जो है मुझे लगता है लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के इतर बहस करने की गुंजाइश बहुत विशेष नहीं है। जवाब दे दो। ठीक है, मैं सीधे अपने दर्शक आशु रस्तोगी के पास मेरठ चलूंगा और तहसीन में उसके बाद काउंटर कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा। फिरोज बख्त अहमद साहब हैं जो 2 चाइल्ड पॉलिसी के याचिका करता है, उनका भी कमेंट लेना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इस संबंध में एक पिटीशन लगाई है। लेकिन आशु जी, क्या जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून बनना चाहिए? बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। आज के देश की आबादी को देखते हुए कानून बनना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग बहुत पीछे होते चले जाएंगे। और कानून जब तक नहीं बनेगा इस आबादी की जनसंख्या पर रोक नहीं लग सकती। बिल्कुल सही कहा। इसे रोक लगाने के लिए कानून। और आशु जी, आपको क्या लगता है, क्या हम इतने लोगों को खिला पाएंगे जितने लोग हमारे देश में नए लोग प्रवेश कर रहे हैं? क्या हमारे पास उतना सामर्थ्य होगा? नहीं चौरसिया जी, बिल्कुल नहीं खिला पाएंगे। जो हालात इस समय देश के होते हैं आबादी के कारण, इस महामारी फैलने के कारण जो हालात हो गए हैं, उसे रोकने के लिए और उसको आगे भविष्य को, बच्चों की भविष्य को देखते हुए आबादी पे कानून तो बनाना ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। और आगे अगर इस पे अब भी रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग इतने पीछे होते चले जाएंगे। मैं सीधे चलता हूं, आप ही की बात को लेकर फिरोज बख्त अहमद साहब के पास चलता हूं। फिरोज बख्त अहमद साहब, जैसे ही आबादी के कानून वाली बात होती है, कुछ लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देख लेते हैं। ऐसे ही लोग मेरे साथ शो में भी जुड़े हुए हैं, तहसीन भी कमोबेश उसी तरह की राय रख रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि बच्चे दो ही अच्छे की पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए दीपक जी, मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि इन द लॉन्ग रन ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ज़्यादा ख़तरनाक है। और हिंदुस्तान में हम ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। पानी की कमी, बड़े शब्द का इस्तेमाल किया है आपने, हॉस्पिटल्स की कमी, खाने की कमी, हवा की कमी, हर चीज़ की कमी है। और आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा था दीपक चौरसिया जी कि एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो चुकी है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ रोकना होगा। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया की तकरीबन 20-25% जो आबादी है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में उसकी 20-25% आबादी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मान लीजिए 700 करोड़ हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, इसमें भी 135 करोड़ में बता दूं मैं एक चीज़ जो कि आपको शायद मालूम होगा, आंकड़े बता रहे थे तहसीन पूनावाला, उन आंकड़ों पर भी मैं 1 सेकंड जाऊँगा, मुझे वक्त दीजिएगा। हिंदुस्तान की आबादी जो हमारे आंकड़े हैं सरकारी 135 करोड़ है, उसमें उस 135 करोड़ में 25 करोड़ ऐसे हैं जो कि जिनको हम घुसपैठिया कह सकते हैं, उनके आधार कार्ड हैं या नहीं हैं उसका आप जानते हैं। 5 करोड़ के जो बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे, उनके आधार कार्ड बने नहीं हैं। तो कायदे से देखा जाए तो हिंदुस्तान की आबादी आज की तारीख में 160 करोड़ के आसपास है, जो कि चाइना से ज़्यादा है। तो इसमें तो देखिए हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं टू द पॉइंट में आता हूँ, मैंने तहसीन साहब को सुना, वो कह रहे थे कि भाई फ़लाँ पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, उसमें मुस्लिम आबादी के जो आंकड़े हैं वो 3.4 हैं, गैर मुस्लिम जो आबादी है 2.4 है, ज़्यादा नहीं है। देखिए, इसको हिंदू मुस्लिम के ऐनक से ना देखें। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। इस हिंदुस्तान कोशिश ये कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। वो हम जब तक नहीं बन सकते जब तक हम अपनी आबादी को कंट्रोल ना करें। और इसको ज़रा सी कोई बात होती है, अभी मैंने शफीकुर रहमान बर्क साहब को ये कहते हुए सुना, वो अपने तौर पे ठीक हैं कि भाई अल्लाह की देन है, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, अल्लाह की देन है तो आप अल्लाह ने अगर आपको औलाद दी है तो उसको अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, अच्छा पीना दीजिए, उसको अच्छा इलाज दीजिए, उसको अच्छा एंटरटेनमेंट दीजिए। ये तो आप कर नहीं पा रहे हैं आप। और क्या हो रहा है अलावा इसके, हम देखते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं, एक मिनट, बिल्कुल सही फिरोज साहब, यहीं से मैं बढ़ता हूं और यहीं से मैं तहसीन पूनावाला को जोड़ता हूं। फिरोज साहब रुकिए, बहुत वक्त है हमारे पास डिबेट का। लेकिन तहसीन मुझे बताइए, क्या फिरोज बख्त साहब गलत बोल रहे हैं? अल्लाह की देन है बच्चे, भगवान की देन है बच्चे, इसमें किसी से कोई इनकार नहीं है।
लेकिन वो बच्चे जिनको हम तालीम ही ना दे सके, जिनको 2 जून की रोटी ना दे सके, जिनको अच्छी शिक्षा ना दे सके, क्या उनको इस देश में आना चाहिए? जिनकी डिग्री मिलते नहीं हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही फरमा रहे हो, डिग्री नहीं मिलते हो, फिर झूठ निकले उसमें। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। दीपक भाई, आपका शो इस मुल्क का सबसे अहम शो है, और रोज 8:30 बजे मुल्क की नजर आपके टीवी चैनल पे होती है आपके शो की तरफ। तो फिरोज भाई, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जब आपके शो पर आते तो और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। क्यों मैं कहता हूं, जब वे कहते हैं आधार कार्ड नहीं, बच्चों के नहीं बने, आधार कार्ड पैमाना नहीं है नागरिकता का। ये बात मैंने नहीं, अमित शाह जी ने सैकड़ों बार कहा है पार्लियामेंट में, और शायद मोदी जी ने आपको इंटरव्यू में भी कहा है, लेकिन कई बार कहा। जनसंख्या के नजरिए से बोल रहे हैं, टेक्निकल क्यों उठा रहे थे? जनसंख्या के नजरिए से बोल रहे हैं। जब वो पैमाना है ही नहीं तो आप उसको कैसे लेते हैं? जो पैमाना है, मैंने आपको चैलेंज किया 2011 के सेंसस के रिपोर्ट, आप क्यों उसको बाहर नहीं कर रहे? क्योंकि आपका झूठ एक्सपोज हो जाएगा। दूसरी बात, और यहाँ पे अपनी बात समाप्त करता हूँ सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट, डोंट इंटरप्ट। पैमाना वही, मैं आपको पैमाना बताता हूँ, क्योंकि आप दीपक जी आपको बता देता हूँ। ओके, डोंट इंटरप्ट मी, मैं आपको बताता हूँ। पैमाना है आपको, अश्विनी जी मैं तुरंत आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास। पैमाना है, आप 2011 का सेंसस डाल दीजिए। दूसरी बात, मगर ये ना कहिए कि पैमाना आप ही का सही है, पैमाने औरों के भी हैं। सर, लेट अस लीव इट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। सर, कौन सा पैमाना होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। मन की बात नहीं होनी चाहिए, काम की बात। बिल्कुल, मन की बात खाली होती है, खोखली होती है। अपनी लास्ट लाइन तभी हमने सुप्रीम कोर्ट की मदद ली है, उच्चतम न्यायालय की मदद ली है, इसी वजह से कि पैमाना वही सेट बोलने दीजिए ना प्लीज फिरोज साहब। तहसीब पुनावाला, फिर अश्विनी उपाध्याय, प्लीज पैनल कंट्रोल करें। सुप्रीम कोर्ट की मदद नहीं ले रहे, आप वहां पे प्लीडिंग में जा रहे हो। एक केस लेके आप रिट पिटीशन में प्लीड कर रहे हो। प्लीड करना और मदद लेना दो अलग चीज है। प्लीज आप इस लीगल पॉइंट को भी समझ लीजिए। तीसरी बात, अपनी बात में समाप्त करता हूं सर। देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप और मेरे आपके पहले जो प्रवक्ता बोले, किसी ने भी जो मैंने आंकड़े दिए उसको चैलेंज नहीं किया। वो पार्लियामेंट्री आंकड़े दिए, तो आंकड़े मैंने सही दिए। तो जब मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूं, आप लोग मन की बात कर रहे हो। मैं दोबारा अपनी बात समाप्त करता हूं। मन की बात खाली और खोखली होती है, काम की बात मैं करता हूं। आंकड़ों को आपने हिंदू मुस्लिम की ऐनक से देखा ना, वो गलत है सर। उनका प्रश्न था, दीपक भाई से पूछ लीजिए। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी बताइए। हिंदू मुस्लिम के पैमाने से ना देखिए। तहसीब पुनावाला कह रहे हैं कि जो आबादी दर मुसलमानों की है वो हिंदुओं से कम है, फर्टिलिटी रेट। और ये आंकड़े हेमंत विश्व शर्मा के गलत हैं कि मुस्लिमों की आबादी ज्यादा गति से बढ़ रही है। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है बता दीजिए। तहसीब ने पार्लियामेंट को कोट करके आंकड़े बताए, ये उनका दावा है। मैं आपको कोट करके बताता हूं। पहली बात तो ये कि अगर वास्तव में सब लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आप फांसी की जनसंख्या विस्फोट करने वालों को फांसी कानून दे दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब सब लोग हम दो हमारे दो कर ही रहे, फिर मिर्ची क्यों लग रही है कानून बनाने पे? फिर तो आपको, अगर हर आदमी ट्रैफिक का फॉलो कर रहा है, सीट बेल्ट पहन रहा है, तो सीट बेल्ट न पहनने वालों को आप 1 लाख रुपए पेनाल्टी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा जब सब लोग सीट बेल्ट पहन रहे। अगर सब लोग हेलमेट पहन रहे तो आप 2 लाख रुपए हेलमेट न पहनने पेनाल्टी कर दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब लोग पहन रहे। अब मैं आता हूं आंकड़ों का जवाब, मैं आंकड़ों से देता हूं। दुनिया की पूरी जनसंख्या 750 करोड़ है, 750 करोड़, और हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। हमारा क्षेत्रफल दुनिया का मात्र 2% है। टोटल दुनिया की जनसंख्या 750 करोड़। अगर उसके रेशियो में देखिए, फिर तो हमारी आबादी केवल मात्र 15 करोड़ होनी चाहिए थी, बस, इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए। अब आगे आता हूं। पानी हमारे पास 4% दुनिया का, जमीन हमारे पास दुनिया की 2%, और जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है। रसिया से तुलना कर लीजिए। रूस का क्षेत्रफल दीपक जी हमसे 5 गुना ज्यादा, 5 गुना रूस का क्षेत्रफल हमसे ज्यादा है। जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है, बच्चे मात्र 5000 पैदा होते हैं। भारत में 70,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। अमेरिका से तुलना कर लीजिए, क्षेत्रफल अमेरिका का हमसे 3 गुना, जनसंख्या मात्र 33 करोड़, मात्र 11,000 बच्चे पैदा होते हैं। भारत की जनसंख्या 150 करोड़, 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। कनाडा का तुलना कर लीजिए, कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, जनसंख्या मात्र 4 करोड़, बच्चे पैदा होते हैं केवल 900। हमारे यहाँ 150 करोड़ हो चुके हैं, 70,000 रोज पैदा हो रहे। आप जिस चीन की बात करते हैं, चीन की हमारी तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना। चीन की जनसंख्या 144 करोड़, और चीन में अगर 144 करोड़ तो 144 करोड़ क्योंकि 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, और पैदा होने के 24 घंटे के अंदर उनका यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है। हमारे यहाँ तो 10वीं में बच्चा जाता है तब जाके उसका आधार बनता है। जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना हो, कोई सरकारी काम नहीं रुकता, तब तक आधार नहीं बनता।
हमारे यहाँ बच्चे आज भी 25% बच्चे घरों में पैदा होते हैं, गाँव में पैदा होते हैं। उनका सरकारी आंकड़ों में रिकॉर्ड तब आता है जब अगला सेंसस होता है, उसके पहले बीच में पता नहीं चलता कितने बच्चे पैदा हो चुके। हम बड़ी सीधी सी बात है, हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। और ये जो विरोध कर रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपको शुद्ध हवा मिल रही क्या? आपको शुद्ध पानी मिल रहा है क्या? आपको शुद्ध फल मिल रहा है क्या? आपको शुद्ध अनाज मिल रहा है क्या? आपको शुद्ध दूध मिल रहा है क्या? सब कुछ अशुद्ध मिल रहा है। इतनी ज्यादा डिमांड हो चुकी है कि सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, हर चीज में मिलावटखोरी हो रही है। दूध जहरीला आ रहा है, केमिकल डाल के फसल पैदा की जा रही है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा केमिकल नहीं डालेंगे, यूरिया नहीं डालेंगे तो फसल पूरी नहीं हो पाएगी। बड़ी सीधी सी बात है, आप चाहते हो कि इस भारत को हमें गरीब भारत बना दे। आजादी के समय ठीक है श्री जी, आबादी 36 करोड़ थी, आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ को राशन देने का मतलब भारत में 80 करोड़ गरीब है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल है, सुनिए विवेक श्रीवास्तव। अश्विनी जी रुकिए, बहुत लंबा हो गया। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल है, चाइना तो वन चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला देश था, तो आप जैसी कम्युनिस्ट पार्टी को तो 2 चाइल्ड पॉलिसी का दिल खोलकर समर्थन करना चाहिए, आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये कानून बनाया जाए। हाँ सुनिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून हो। हाँ, अब अश्विनी उपाध्याय जी ने इतने सारे डेटा दे दिए, लेकिन वो डेटा किस दिशा में इनके आर्गुमेंट को ले जा रहे हैं वो किसी को नहीं मालूम। दूसरी बात, चाइना की इन्होंने इतनी तारीफ करी, मैं बड़ा खुश हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी, अब आप ये भी अपील कर दीजिए कि भारत भी साम्यवाद की तरफ बढ़ जाए, उससे सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। आपने बड़े आसानी से कह दिया चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी है, लेकिन चाइना के अंदर इंप्लीमेंटेशन के रूल्स अलग हैं। चाइना भारतीय जनता पार्टी जैसी कम्युनल पार्टी द्वारा गवर्न नहीं हो रहा। वहां पे हिंदूवाद और हिंदू राष्ट्र की डिमांड्स नहीं उठ रही है। वहां पे सभी धर्म एक समान हैं। क्या आप कर पाएंगे? मुझे आपकी 2 चाइल्ड पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 चाइल्ड बनाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ धर्म अफीम है, वहाँ कोई धर्म को आप उइगर मुसलमानों को क्यों मारते हैं? फिर बताइए ना, अगर सब धर्म एक समान है तो उनको सुअर का मांस क्यों खिलाते हैं कैंप में रखकर? बताइए ना। मैंने तो बोला था आपको कि चलिए चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करिए कि मुसलमानों पर अत्याचार बंद करे चाइना। अरे पहले सुनिए, इनकी पॉलिसी में समस्या क्या मैं बता देता हूँ। ये सेक्युलरिज्म को मानते नहीं, माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं, और जब ये इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पे आएंगे। अरे तो बताइए ना, शी जिनपिंग चाइना वाले कितने सेक्युलरिज्म को मारते हैं, मुसलमानों को क्यों मारते हैं? बताइए ना। चीन वाले बताइए ना, सुअर का मांस क्यों खिलाते हैं उनको? मुसलमानों को सुअर खिलाते हैं। भाई चीन में आप चीन के साथ है कि मुसलमानों के साथ है? क्यों रखा गया है? किसके साथ है विवेक जी? एजुकेशन आपको पहले भारतीय मुसलमानों के साथ कि चीन के साथ? देश एजुकेटेड नहीं, नागरिक एजुकेटेड नहीं होंगे। विवेक श्रीवास्तव वर्सेस प्रेम शुक्ला, लाइए दोनों सामने सामने जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, कैसा सेक्युलर मुल्क है चाइना जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है? वहां पर भाई मस्जिदें तोड़ दी जाए, मस्जिदें वहां तोड़ी जाए, यूपी के अंदर रोजे पर प्रतिबंध वहां लगाया जाए, मस्जिद माइनॉरिटीज के सुअर का मांस मुसलमानों को वहां खिलाया जाए, और माइनॉरिटी पे अत्याचार भारत में। क्या भाई विवेक, क्या पैमाना है आपका? आप तो अविवेक की पराकाष्ठा कर रहे हैं। ये शोर मत मचाइए, विमर्श कीजिए, बहस कीजिए, लॉजिक की बात कीजिए, शोर मत मचाइए ना। बताइए विवेक जी, आज आपका कनेक्शन बहुत खराब है, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। मुसलमानों को सुअर की मांस खिलाता है, चीन मुसलमानों को सुअर की मांस खिलाता है। चीन की इस नीति पर आपकी राय क्या है? ये नीति सही है, गलत है? ये चीन का अपराध है कि चीन का नियम है? चीन के इस नीति के आप प्रशंसक है, विरोधी है? बहुत एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। अरे भैया, चाइना के अंदर शिक्षा भी है, चाइना के अंदर इको राइट और फ्रीडम भी है, चाइना के अंदर बोलिए तो यहाँ आपने फैला रखा है। फट रही है, फट के हाथ में आ गई है, इसको कहते हैं फट के हाथ में आना। महाराज, सारे तर्क फट गए, सारे तर्क फट गए, ऐसी बातों प्रयोग ना करें तो सारे तर्क फट गए, कुछ बचा नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया आपने, क्योंकि सत्य बोलने से बात करे हुए नहीं। मैं अरे भाई, मैं भाषा में बड़ा, भाषा की मुझे समझ है, और मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तर्क फटना, बेड़ा गर्क होना, ये भारतीय भाषाओं में का लालित्य है मित्र। आप हिंदी भाषा फिर जानते नहीं है, हिंदी भाषा का लालित्य है। अभी तो मैं काशिका पर नहीं आया हूँ, अभी तो मैं हिंदी में आपसे विमर्श कर रहा हूँ।
मैं तो काशी का बोलने का अधिकारी हूँ, क्योंकि काशी क्षेत्र का हूँ। देखिए, मैं तो काशी का बोलने का अधिकारी हूँ, और काशी का में जो है ऐसे शब्द बहुत सहज है, और हिंदी में काशी का स्वीकार्य भाषा है, और मैं तर्क सम्मत भाषा शास्त्र के अनुकूल आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन बताइए, सुअर की मांस खाना, खिलाना, ये चीन की अच्छा, एक काम करिए विवेक श्रीवास्तव जी, आप एक बार कनेक्शन काट के फिर से जोड़िए। आपका ऑडियो बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। इसी बीच में चलता हूं मेरे एक दर्शक डॉक्टर AK श्रीवास्तव के पास कानपुर। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या कहेंगे, क्या टू चाइल्ड पॉलिसी का नेशन वाइड कानून बनना चाहिए देश में? बिल्कुल सर, बनना चाहिए दीपक सर, क्योंकि कारण क्या है कि अगर किसी भी देश को श्रमबद्ध अगर बनना है, शक्तिशाली बनना है, और उसमें अपराध मुक्त अगर होना है, तो ये जो हमारा जो डेवलपमेंट ग्रोथ है और पॉपुलेशन ग्रोथ में दोनों का रेशियो समान होना चाहिए। अगर दोनों के रेशियो में समानता नहीं होगी तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। पता चला कि कोई सुविधाएं हमारे पास कम है और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा है, जितनी तेजी से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, तो देश को समृद्ध बनाने के जो हमारा सपना है वो कभी नहीं पूरा हो सकता। तो अर्थात इसमें पॉलिटिक्स ना होकर करके इस बात को मेरे ख्याल से करना चाहिए कि जिससे जो है देश जो है समृद्ध बन सके, और समृद्ध बनने के लिए इस प्रपोर्शन पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ किस लेवल पे हो रहा है और हमारी सुविधाएं किस लेवल पे बढ़ रही हैं। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारा देश बहुत तरक्की नहीं कर सकता सर, और बहुत सी समस्याएं आगे जाकर के क्लियर हो जाएंगी अगर इस। ठीक है श्रीवास्तव जी, मैं यहीं पे रुकूंगा और सीधे एहतेशाम हाशमी के पास चलूंगा। एहतेशाम हाशमी जी, ये विषय विवाद का और राजनीति का क्यों बन जाता है? क्योंकि सबको पता है कि अगर देश का भला करना है तो हमको अपनी जनसंख्या विस्फोट, जिसको फिरोज बख्त अहमद साहब ने न्यूक्लियर विस्फोट से खतरनाक बनाया, उसको रोकना पड़ेगा। ये सब जानते हैं, आप भी मैं भी, लेकिन फिर भी हम इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखने लगते हैं? हिंदू मुसलमान क्यों करने लगते हैं? दीपक भाई साहब, देखिए, आपने सही कहा कि एक देश को अगर विकास की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना प्रधानमंत्री चेंज करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है इसलिए मैं विकास नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू का मुद्दा बना के चुनाव जीता। और दूसरी चीज, अरे गजब बात है दीपक भाई साहब, सुनने की तो हिम्मत रखिए। आप अपना डंका बजाइए मोदी जी का, पर दूसरे को भी तो सुनिए, आपने उसको इनवाइट किया है। बोलिए बोलिए बोलिए। 30 करोड़ मुझे पूरी हिम्मत है, 30 करोड़ मुसलमान है यहाँ पे, पूरी हिम्मत है। आपको इक्वालिटी की अगर बात करनी है, मैं कह रहा हूँ टू चाइल्ड पॉलिसी का हम लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि पॉपुलेशन 161 करोड़ है हमारी, आप मान रहे हैं पॉपुलेशन 161 करोड़ है, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, आप मान रहे हैं समाज में? आपने खुद देखा 130 करोड़ हिंदू और 31 करोड़ मुसलमान। मैं मान रहा हूं दीपक भाई साहब, तो क्या आप दो बच्चों का कानून क्या नेता मंत्री पे लागू होगा? दीपक भाई साहब बताइए। बीजेपी के भी यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं दीपक भाई साहब। बहुत सारे राज्य ऐसे जहाँ पंचायत चुनाव में एक कानून लागू है कि आप सरपंच पंच नहीं बन सकते अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। आपको पता होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। पंचायती राज कानून में राजीव गांधी ने प्रावधान जुड़वाया था कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो कई पदों पर आप नहीं बैठ सकते, सरकारी नौकरियां नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री जी के कितने भाई बहन है? योगी जी के कितने भाई बहन है बताइए आप। योगी जी के कितने भाई बहन है? योगी जी के कितने भाई बहन है बताइए आप। और प्रधानमंत्री जी के कितने भाई बहन है आप बताइए। कितने भाई बहन है, कितने सिबलिंग्स हैं? आप जवाब दीजिए ना इस बात का। आप एक सेट नैरेटिव चलाएंगे दीपक भाई साहब। ठीक है, मैंने इसका जवाब तहसीम पूनावाला को दिया था 12 बजे से। तो 2 बच्चों की पॉलिसी भी आज रात से लागू करके पूरे हिंदुस्तान को बताइए कि मोदी जी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन रोकने के समर्थक हैं, इसलिए टू चाइल्ड की पॉलिसी आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। और जितने भी लोग हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको प्रधानमंत्री पद से, मुख्यमंत्री पद से और बाकी मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। दीपक भाई साहब, आप में कहने की हिम्मत है? अरे मोदी जी के तो अपने बच्चे है ही नहीं सर, भाई बहन उनका अपराध नहीं हो सकते। सीधे चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी बताइए, एहतेशाम हाशमी जी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने सुना था मर्द को दर्द नहीं होता। और बच्चों में फर्क होता है, सिबलिंग भाई बहन को बोला जाता है। देखिए नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, दीपक भाई साहब, मर्दानगी टेस्ट करने की मशीन ले ली कि आपने तो पहले संघ और आरएसएस की करिए। क्लाइंट की दशा समझ सकते हैं आप कि एहतेशाम हाशमी साहब के तर्कों को सुनकर जो है, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप जैसे लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते सर।
आप निश्चित जैसे लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं ठीक है, अरे भाई जाइए और किसी मैं कुछ कह नहीं रहा, आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, करके अपना केस आपकी लड़वाइए। प्रशंसा कर रहा हूँ भाई, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ आपकी। हाशमी जी आपकी बड़ी प्रशंसा कर दी, फ्री बेच देंगे तो भी मेरी 5 अभद्रता क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हाशमी जो है क्यों अभद्रता कर रहे हो? क्यों? अभी आपका ज्ञान सबको समझ में आ गया भाई। आप जोहला काउंसिल के सदर होने की हैसियत में हो, आप जोहला काउंसिल के सदर होने आपका ज्ञान की कहाँ से, हैसियत कौन सी वाले यूनिवर्सिटी से व्यक्ति पढ़े हो आप भाई। बताओ, आप कौन से विश्वविद्यालय से पढ़े हो? मार्कशीट की कॉपी दिखा दो, अभी आप अपनी मार्कशीट की कॉपी दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आप बहुत पढ़े लिखे, कितने परसेंटेज आपके थे क्लास 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में। अरे भैया फर्जी डिग्री लेके आप आते हो और फिर मुझे दूसरे लोगों को बोलते हो। अब ये जो है फर्जी डिग्री लेके मत बैठो यार चैनल में, फर्जी डिग्री लेके चैनल में मत बैठा करो प्लीज यार, कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो यार, मोदी जी का नाम बदनाम कर रहे हो। ये बकवास एहतेशाम आसिफी जी प्लीज इतना व्यक्तिगत ना होइए, थोड़ा तर्कों पर बात करिए, तथ्यों पर बात करिए। प्रेम शुक्ला जी देश के शीर्षस्थ पत्रकारों में एक रहे। अभद्रता करने मुझे भी आता है। तथ्यों पे दीपक भाई साहब, यहाँ हम डिग्री और देखने और सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बैठे, और ना किसी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार है। तथ्यों पर आइए एहतेशाम आसिफी जी, तथ्यों पर आइए, तथ्यों पर आइए। प्रेम शुक्ला जी आपका मौका। प्राणियों को उत्तर देना मुझे आता है। ये जो कबाड़ खाने से निकले नमूने हैं, ऐसे नमूनों को उत्तर देने की मुझे भाषा का ज्ञान है। कृपा करके अपने नमूनेपन से बाज आए। चलो आओ दे दो, फिर टेस्ट कर लो। प्रेम जी तर्कों पर आते हैं, छोड़ दीजिए, जो बीत गई वो बात गई। तुम्हारे ज्ञान का आज टेस्ट कर लेते हैं, आ जाओ। भाई ये बकवास किए जा रहे हैं। देखिए जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने की प्लीज बात है। एहतेशाम जी प्लीज, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, अगर आप इस तरह का तर्क करेंगे नेशनल डिबेट में कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री महोदय चर्चा कर रहे हैं। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? कबाड़ खाने से प्रकट हुए व्यक्तित्व बकवास न करें। क्यों आप अपनी जहालत का जो है नमूना यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं? ठीक है प्लीज, दोनों मूल मुद्दे पर वापस आते हैं, मूल मुद्दे पर वापस आते हैं। सीधे फिरोज बख्त अहमद के पास चलते हैं। फिरोज साहब अपने मुंह धो के आए। फिरोज साहब, जो आपको लगता है कि ये न्यूक्लियर विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है, वापस आते हैं प्लीज, मुद्दे पर वापस आते हैं। व्यक्तिगत ना हो, आप दोनों मेरे लिए सम्मानित है। प्लीज एहतेशाम जी, आपको ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं सीधे चलूंगा फिरोज भाई के पास। खाने पे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। और अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हमारे साथ। नहीं, जहालत की पुड़िया मुझे नहीं जो है देखनी है ना दोस्त। आप जहालत की पुड़िया हो, प्रकट हुए पड़े हो। और गंदी नाले के कीड़े भी नहीं चाहिए यहाँ पे। गंदी नाले के कीड़ों को मत बुलाया करो यहाँ पे। दीपक भाई साहब गंदी नाले प्लीज एहतेशाम आसिफी जी, मैं आपसे ऐसे डिबेट नहीं कर सकता अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप। आपने शुरू किया था ये। थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। एक बात कहने दें, चाहता हूँ, लेकिन जब घटिया लोग डिबेट में आ जाते हैं ना, डिबेट का पूरी लाइन अलग हो जाती है। ये कबाड़ी ठीक है रहने दीजिए एहतेशाम आसिफी जी। मैं किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, आपके बारे में भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको संयम ज्यादा रखने की जरूरत है। एहतेशाम आसिफी जी, आपने शुरू किया था व्यक्तिगत होकर, माफ कीजिएगा। कम कीजिए फिरोज बख्त साहब। ऐसे नंगों के कपड़े उतारने में जी हाँ, हम लोग को समय नहीं लगता। कहना चाहता हूँ, एक सेकंड। प्रेम जी, प्रेम शुक्ला जी, आप भी मेरे भाई हैं, एहतेशाम भी मेरे भाई हैं, आप दोनों बहुत काबिल लोग हैं। लेट अस नॉट एक्चुअली गेट पर्सनल। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमें गोल पोस्ट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो डिबेट है ना, ये मोदी जी के ऊपर है, ना ये लालू जी के ऊपर है, ना किसी और के ऊपर है, ये पूरे हिंदुस्तानियों के ऊपर है। इसमें मैं भी इसका हिस्सा हूँ, प्रेम शुक्ला भी इसका हिस्सा है, दीपक भाई भी इसका हिस्सा है, हम सब इसका हिस्सा हैं। हम लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। और ये बन सकता है। हम लोग चीन से आगे जा सकते हैं तरक्की में, अमेरिका से आगे जा सकते हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास जो लैंड है अमेरिका के मुकाबले 1/3 है। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसी पॉपुलेशन को हम मान लीजिए, अगर ये पॉपुलेशन बाउंसर है, तो अगर हम सब मिल के, तहसीन भाई, हम शुक्ला भाई और हमारे एहतेशाम साहब,
दीपक साहब, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं कि हिंदुस्तान को हमें पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है इसको कंट्रोल करके वर्ल्ड लीडर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। हम कर सकते हैं। अब यही अफसोस है, आज़ादी के बाद से हम हमेशा लड़ते चले आए, तू फला ज़ात का है, तू फला मज़हब का है। देखिए, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत यह है, सिर्फ 2% लैंड है हमारे पास कंपेयर टू अमेरिका का जो इतना बड़ा है। तो कोशिश हमें इस बात की करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम पचड़े में ना पड़े, किसके कितने औलाद हैं ये ना पड़े। एक बात दीपक जी बहुत अहम मैं कहना चाहता हूँ, आपका प्रोग्राम चार दांगे आलम में पूरे विश्व में देखा जाता है, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से दुबई, पूरी दुनिया में देखा जाता है, मलेशिया में देखा जाता है, हिंदुस्तानी सारी दुनिया में देखते हैं इसको। मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अगर ये हम याचिका डालते जो हमने डाली हुई है कि हमारे दो जो कि कांग्रेस के दौर में भी था, मिसेस इंदिरा गांधी ने भी कहा था और मोदी जी भी यही कहते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं मोदी जी मिसेस गांधी की, कि एक घर में 2 बच्चे सबसे अच्छे, इसमें क्या बुराई है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपके पहले 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, जितने भी हैं, उनका कोई रेट्रीब्यूशन नहीं है। जिसके जो बच्चे हो गए, अल्लाह उनको महफूज रखे, संभाल के रखे। लेकिन आगे हिंदुस्तान को मेहनत करनी होगी और 20-25 साल ये कानून जब चलेगा तब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। और अगर ये पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई तो हिंदुस्तान, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो बरतानिया, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, सबको पीछे छोड़ देगा। हमें अब करना ये है, हम सबको मिलके, बजाय इसके इस बहस को हम गोल्ड पोस्ट चेंज ना करें, इसमें हम मुद्दे को चेंज ना करें। लेट अस नॉट बी पर्सनल। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब एहतेशाम साहब ने मोदी जी का कमेंट दिया। अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अनुराग भदौरिया जी मुझे बताइए, आप इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखने लगते हैं? आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों के कारण ये 2 चाइल्ड पॉलिसी ले आई जा रही है? चूंकि चुनाव आ रहा है इसलिए यूपी में लॉ कमीशन 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात कर रहा है, इसमें राजनीति क्यों दिखाई देती है अनुराग जी? देखिए, सवाल ये है कि हमने तो कहा नहीं कि मुसलमानों के कारण लाई जा रही है। दिक्कत ये है कि खुद से ही लोग अपने आप ही अपनी बात को सेट कर लेते। हमने तो अभी बोला ही नहीं। हमने क्या बोला? हमने बोला, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे, ये सच है कि देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस पे एक नेशनल पॉलिसी भी सरकार को लेके आनी चाहिए। वो सरकार क्यों नहीं लेके आ रही है? सरकार को तो 7 साल हो गए और 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को है। जब सरकार बनी थी और सरकार जब चुनाव लड़ रही थी 2017 में, तो यही हल्ला मचा रही थी। सरकार बनने के बाद 1 साल बाद भी हल्ला मचा है, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो सरकार, मेरा कहने का मतलब है कि सरकार हर चीज चुनाव के वक्त पे क्यों लेके आती है? चुनाव के पहले भी तो कर सकते थे ना। आपको रोका किसने था? एक बात। दूसरी बात, और कोई आपको रोक भी नहीं रहा है, आप माहौल ज्यादा बना रहे हो। अरे भाई, चुनाव तो सारे साल चलते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा यहाँ पे सिस्टम है। अरे भाई, मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, चुनाव तो 12 मासी है। आपको फिरोज भाई बोलने दीजिए उनको, प्लीज। फिरोज भाई बोलने दीजिए, अनुराग जी कंक्लूड करिए। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं आप इस सरकार के? अरे भाई, कौन जाहिल आदमी है ये भाई? बीच में टोक रहा, टीवी मेरे सामने नहीं है। जाहिल व्यक्ति कौन है जो बीच में टोक रहा है? चुनाव करते हैं आप, हिंदू ये जाहिल कौन है? ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अरे जाहिल व्यक्ति कौन है जो बीच में टोक रहा है? टीवी नहीं है मेरे सामने। कांग्रेस पार्टी शब्दों पर संयम रखिए प्लीज। बात करिए, अरे तो जाहिल को चुप कराओ, बीच में टाई टाई कर रहा है ये। 24th अमेंडमेंट। अबे जाहिल चुप हो जा, कौन है ये? टीवी मेरे सामने नहीं है, बीच में टोक रहा है ये। प्लीज अनुराग भाई, फिरोज जी बीच में ना। ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। मैं सीधे चल रहा हूँ अश्विनी उपाध्याय के पास। अश्विनी उपाध्याय जी, क्या चुनाव के चलते आपने याचिका लगाई है? कब से लड़ रहे हैं आप इस बात को सुप्रीम कोर्ट में लेके? फिर गोपाल अग्रवाल जी और विवेक श्रीवास्तव जी। दीपक जी, पिछले 20 साल से इस जनसंख्या नियंत्रण की मुहिम पे लगा हुआ हूं। कम से कम 500 सांसदों को संविधान की कॉपी बांट चुका हूं अपने पैसे से खरीद के, क्योंकि पहले हमारे सांसदों को पता ही नहीं था कि हमारे संविधान में जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान है। इसके चक्कर में अपने पैसे से संविधान की कॉपी खरीद के बांटता रहा। पिछले 5 साल से मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं। आज से नहीं लड़ रहा हूं, 5 साल से कोर्ट में लड़ रहा हूं। और जिनको लगता है तो आपको बता दूं, ट्रिपल तलाक का पहला पिटिशनर मैं ही था। पॉलीगैमी सबसे पहले मैंने ही चैलेंज किया है। हलाला भी सबसे पहले मैंने ही चैलेंज किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सबसे पहले मैंने ही PIL फाइल किया है। और जनसंख्या नियंत्रण की पहली PIL मेरी है। तो इसको आप इलेक्शन से मत जोड़ें। जब दिमाग में कोई बात आती है तब PIL फाइल होती है, तब चर्चा शुरू होती है। विषय यह है, जब हमारा संविधान कहता है इस भारत में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में है दीपक जी, समवर्ती सूची का मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। अब समय आ गया है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट समस्या राष्ट्रीय समस्या है। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे।
जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाएंगे। 70,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, 2 करोड़ कंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, फिर गोपाल जी के पास। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पे भी थोड़ा सा ये रोशनी डाल दें। आपको बता दूं, तथ्य दे रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, उस पर कोई बात गलत नहीं है। तथ्यों को तथ्यों के साथ काटिए ना। क्या भारत का संविधान जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है या नहीं, ये बता दीजिए। ये कहानियां, ये स्टैटिस्टिक्स। हेलो, आई थिंक मेरा ऑडियो चला गया। अरे भैया सुन लो, प्लीज सुन लो। बोलिए बोलिए, विवेक की आवाज आ रही है आपकी। जी, भारत का अच्छा संविधान मानते हो, सुप्रीम अश्विनी जी मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आप सारे फैक्ट्स दे डालिए, कनाडा में हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, चाइना तो बहुत ही अच्छा देश है आपके हिसाब से, शुक्रिया। साम्यवाद भारत में आना चाहिए, आप जो मर्जी कह लीजिए। मेरा प्रश्न अलग है। मैं भी आपकी तरह इस पॉलिसी में विश्वास करता हूं, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इस देश में एक बड़ी समस्या है 2 कारणों से। पहला कारण, इस देश में अशिक्षा है। लोग शायद आपकी पॉलिसी को नहीं समझेंगे, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि गांव गंवार इन लोगों के बीच में जाकर के जिनके पास शिक्षा नहीं, आप फोर्सिबली करेंगे फैमिली प्लानिंग? दूसरी चीज, इसके अंदर हमें यह भी शक लगता है कि यह सरकार जो हमारे संविधान के बजाय एक हिंदू राष्ट्र का सपना देखती है, जिसकी बातें बार बार करती है, यह इस टूल का इस्तेमाल अशिक्षित मुस्लिम आबादियों में जाकर के एक्सप्लॉयटेशन के रूप में करेगी। और हो सकता है इसमें नागरिकता वाले कानूनों को भी सम्मिलित किया जाए। हैं, उनको समझाइए कि ये जनता का जो एक्सप्लोजन है, इससे कितना भारी नुकसान पहुंच रहा है। मैंने आपको कह दिया, पॉलिसी के अगेंस्ट कोई नहीं है। आपने शुरुआत अच्छी की, लेकिन मैं इम्प्लीमेंटेशन पे बात करता हूँ। आप लोग करनी गाड़ी आते हैं, आप बताइए मुझे। नहीं है तो साथ दीजिए ना। आप मेज की दूसरी तरफ जाके क्यों बैठ जाते हैं? फौज को बुलाएंगे। देखिए आपकी सोच अच्छी है। ठीक है, मैं सीधे गोपाल अग्रवाल के पास आता हूँ। गोपाल अग्रवाल जी, क्या जो पीआईएल चल रही है उसके पीछे कोई डिजाइन है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जो विवेक श्रीवास्तव आरोप लगा रहे हैं? सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, गोपाल अग्रवाल का तर्क भी सुन लीजिए। आप भटक जाते हैं और भड़क जाते हैं। मैं नहीं भटक रहा हूँ, मुझे इम्प्लीमेंटेशन पे वो अपने आप में सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए जी। जो ये हिंदू राष्ट्र की इस बात से बात करते हैं, वो क्या 1951 में जब पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में पॉलिसी आई थी, तो तब क्या 1951 में हिंदू राष्ट्र बन गया? क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो जो बनेगा, अगर सेकुलर पुलिस के थ्रू, विवेक जी सुन लो, जरा बताओ भाई, सुनिए सर, आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करिए ना, और मुझे आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। विवेक भाई सुन लीजिए ना, विवेक भाई सुन लीजिए, से ऊपर उठकर है। सुन लीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर साफ साफ पहली दीजिए। बात ये है, अशिक्षित इंडियंस इस देश जो में आपके इस पॉलिसी को नहीं मानते, कानून को नहीं मानेंगे, उनको क्या जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग करवाएंगे आप? फौज को लाएंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या है आपकी मंशा और क्या है आपकी प्लानिंग? क्या करेंगे हम? मैं आपकी पॉलिसी के फेवर में हूँ। हाँ सुन लो, क्या करेंगे विवेक जी? आप जब जोर से चिल्लाते हैं आपकी आवाज फटने लगती है, थोड़ा संयम रखिए। टेक्नोलॉजी को भी समझिए, चाइना अच्छा समझता है टेक्नोलॉजी, आप भी समझिए। अगर चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज फट जाएगी, प्लीज कंट्रोल कर देगा। दीपक जी, सबसे पहली बात तो कानून अपना काम करेगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों पहले से जो है गोपाल जी कंक्लूड करिए। फिरोज भाई प्लीज गोपाल जी को बोलने दीजिए, एक शब्द नहीं बोले जब से डिबेट में आए। गोपाल जी हाँ सुन लीजिए, सबसे पहली बात है कि यह जो बात हो रही है वो इंसेंटिवाइज करने की है। आज की डेट में सच्चर कमेटी की, दीपक जी आप रिपोर्ट खोल के देख लीजिए, 70 साल हो गए, उसके बाद 65 साल में बद से बदतर होती जा रही है मुसलमानों की हालत। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, उनके यहाँ पे प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी, पॉवर्टी, ये सब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन प्रॉपरली एजुकेशन नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, उसके कारण आर्थिक उन्नति। आपने क्या कदम उठाए 7 साल में सर? अरे आपने मुसलमानों के एजुकेशन के लिए क्या कदम उठाए? उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के कितने इंस्टीट्यूशन खोले 7 साल से? सबसे पहली बात, यहाँ पे संख्या दीजिए मुझे। की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं इंसेंटिवाइज करने की, क्योंकि आपने कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल। हाँ विवेक, माइनॉरिटीज का एक इंस्टीट्यूशन नहीं खोला उत्तर प्रदेश में। क्या है, आपने 65 साल में मुसलमानों 65 साल में चमचागिरी करके किया क्या है? उनकी हालत, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इतने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोले 7 साल में। यूपी में आपने कितने मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन खोले? एक भी नहीं खोला। शिक्षित कराना नहीं चाहते, मेरा बोलेंगे फौज आएगी,
आर्मी आएगी, पुलिस आएगी, इम्प्लीमेंट कराएगी फैमिली प्लानिंग। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट खोली है आपने? ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, आपको ना सर घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। 7 साल का रिव्यू बताइए ना, मुसलमान भी आपको 7 साल की गालियां रिपोर्ट देंगे और बता हिंदू दीजिए भी मुझको। देंगे। अरे विवेक जी, 7 आपको years का रिपोर्ट मुसलमान कार्ड भी बता दीजिए गालियां ना सर। देंगे और हिंदू भी गालियां देंगे। सर मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, ना घाट के रहोगे। विवेक जी कंक्लूड करने दीजिए ना उनको प्लीज। विवेक जी बोलने दीजिए। और आप इतना चिल्ला रहे हैं कि आपकी आवाज फट रही है। यू आर 60 to 70% नॉट ऑडिबल। गोपाल जी कंक्लूड करिए प्लीज। हाँ, इस देश में अगर सच्चे तरीके से धर्मनिरपेक्ष सत्ता की स्थापना करनी है तो समाज के हर वर्ग को विकास के, एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। अब वो अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में जो माइनॉरिटी है, खासकर मुसलमान, उनकी समस्या का सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़े तो पता चल जाएगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज की अपीजमेंट करते करते किसी भी तरीके से उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो रही, तो उनकी स्थिति का कारण समझ में आता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, मल्टीपल विवाह, ये सब बातें कुरीतियां हैं जो हिंदू कोड बिल में हिंदुओं के लिए तो ठीक हो गई, लेकिन मुसलमानों के तरीके में पिछली सरकारों में इतना दम नहीं था। वो तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, मुस्लिम वोट बैंक्स के लिए राजनीति करते थे। तो आज एक स्पष्ट सरकार आई है जो कि कम्युनल दायरे से चीजों को नहीं देखती, चाहे वो 3 तलाक हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, चाहे उसमें मदरसों की हालत हो। अब आसाम को आप देख लीजिए, वहां पे रोका ना। तो इस देश में धर्मनिरपेक्ष सरकार चलेगी या कम्युनल पॉलिटिक्स चलेगी, यह बात इस बात से स्पष्ट आज सामने विवेक जी को कर देनी चाहिए। अगर धर्मनिरपेक्षता से ठीक है विवेक जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि अगर 2 से 3 बच्चे हो गए तो उसको जेल में डाल दिया। आप इंसेंटिवाइज करिए ना कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो पंचायती राज के कानून के तहत कई राज्य ऐसे हैं जहां पंचायत में सरपंच नहीं बन सकते, जहां पर आप एमएलए नहीं बन सकते, सरकारी नौकरियां नहीं ले सकते। इंसेंटिवाइज करिए, बुराई क्या है इसमें? नहीं, और आपको क्या नहीं लगता? बिल्कुल लॉजिकल सोचिएगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल न्यूक्लियर विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। आप सुने, इस देश के अंदर इतनी अशिक्षा है कि आपके इंसेंटिव काम नहीं आने वाले। ये पॉलिसी अच्छी है, अरे नहीं आने वाले तो देख लिया जाएगा। सुन लीजिए पहले गोपाल जी, मैं आपकी प्रशंसा नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। पॉलिसी को लेकिन आपकी आप जैसे लोग भटका रहे हैं जनता को। आपने बहुत गलत बात कही है। नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लोग मानते हैं। हो गया, इनकम टैक्स फेल हो गया, सरकार की पीएलआई फेल हो गई। ठीक है, हम लोग नहीं मानते, गलत कह रहे हैं आप। और कुछ नहीं। ये जो बात है, अगर आप इंसेंटिव करके किसी काम को नहीं कर सकते तो फिर तो डंडे के जोर से, तो आप क्या कह रहे हैं? डंडे के जोर से कंट्रोल करना चाहिए। दीपक जी से पूछ लीजिए, क्या मार मार के मुझे एक सेकंड दीजिए, कंट्रोल करना चाहिए पॉपुलेशन का? आपको कह रहा हूँ, पहले ये बता दो विवेक जी, पहले ये प्रश्न का जवाब। विवेक जी औरों की भी सुन लिया करो। विवेक जी थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लो। विवेक जी थोड़ा धैर्य से काम लो। अच्छा, सब एक दूसरे पर बोल रहे हैं, प्लीज रुकिए। मेरे दर्शक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रकाश नोएडा से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं इस बारे में? होना चाहिए राष्ट्रव्यापी कानून या नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो बहस आज आपने इस विषय पर ली है न्यूज नेशन ने और दीपक जी, इसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन है। और देखिए, इसमें धर्म को या किसी समुदाय विशेष की बात ना करके सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये तो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया गया तो देश के हालात ना शिक्षा में, ना चिकित्सा में, ना यातायात में, कानून व्यवस्था में, देश की सुरक्षा के लिए ये बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा पैदा होती जा रही है। तो इनको अगर हमें रोकना है तो ये मजहब, ये समुदाय की बातों को इनको छोड़ करके सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और इस निर्णय का जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी अगर इसको लाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर जिस बात को कह रहे हैं तो ये बात तो इंदिरा गांधी जी बहुत पहले भी कर चुकी थी कि सबको उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए वो फैमिली प्लानिंग बहुत स्ट्रांगली उसको इम्प्लीमेंट कराया था। तो इस पर जरूर ये होना चाहिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्ञानानंद प्रकाश जी। मैं आपकी बात से 100% एग्री हूं। तीनों दर्शकों ने हमारे यहां कहा कि इसकी देश में बहुत सख्त जरूरत है। इसी पर आगे बहस शुरू होगी। सवाल यहां पर बड़ा होगा, क्या इसको सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाना चाहिए और जो देख रहे हैं क्या वो गलत करें? ब्रेक के बाद तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी होना चाहिए या ना। ये बहस इसलिए मौजूद हुई है और ये बहस इसलिए चर्चा में है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा 2 चाइल्ड पॉलिसी पर इंसेंटिव की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस मसले पर इसलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अल्पसंख्यकों की आबादी असम के अंदर 29% की दर से बढ़ रही है। इसलिए अगले महीने से वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से इस मसले पर आगे बातचीत करेंगे। इस संबंध में 2 पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जिसमें से एक के पिटीशन करता फिरोज बख्त अहमद साहब हैं और दूसरे के अश्विनी उपाध्याय साहब, जो दोनों हमारे साथ हैं। सीधे मैं अपने पहल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ गोपाल अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं जो कि वाइस चांसलर हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो लेफ्ट के नेता है। एहतेशाम हाशमी हैं, राजनीतिक चिंतक और सुप्रीम कोर्ट के वकील। सबसे पहले फिरोज भाई मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बड़े सारे चीजें हैं आपके मन में। विवेक श्रीवास्तव ने कहा उनके मन में कई सारी चीजें हैं। इसका नुकसान होगा, गलत लोग इसका फायदा उठा जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? और क्या शुरुआत में ही चीजों को जो बेहतरी के लिए उनको शक की नजर से देख लेना चाहिए? जो इस देश में हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं वो इस मुद्दे पर भी हिंदी मुस्लिम लूट रहे हैं। हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है दीपक चौरसिया साहब। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए, सही कानून बनना चाहिए और अगर ये याचिका हमारी कामयाब होती है तो मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उससे कहेगा एक बहुत कायदे का कानून बनाए। मैं एक बात पे और ध्यान देना चाहता हूँ, अश्विनी उपाध्याय जी ने बात की थी 24 जो एक नेशनल एक कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये रिपोर्ट बीजेपी के ज़माने की नहीं है, ये तो बहुत दिन से चली आ रही है। कांग्रेस ने भी इस पर काम किया है और कांग्रेस भी ये चाहती थी कि हम दो हमारे दो, और वैसे ही जैसे ये सरकार चाहती है कि भाई 2 बच्चे घर में अच्छे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा की लड़ाई नहीं है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को कि उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ ये मीटिंग रखी है और मुझे पूरे यकीन है सबके साथ रखेंगे और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग। एक मिनट प्लीज डोंट इंटरफेयर, लेट मी कंप्लीट। और मैं कहना चाहता हूँ, आप जैसे लोग जिस तरह से हर चीज को हिंदू मुस्लिम बनाते हैं, आप कहते हैं मुसलमान के खिलाफ है, ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप हर चीज को कहते हो मुसलमान के खिलाफ है, ट्रिपल तलाक का जो है वो मुसलमान के खिलाफ है, ठीक है, सीए मुसलमान के खिलाफ है। अरे कोई चीज मुसलमान के खिलाफ नहीं है। मुसलमान के खिलाफ आप जैसे लोग हैं, आप जिस तरह से जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, विवेक जी जिस तरीके से आप आग लगाते हैं पूरे समाज में कि ये मुसलमान के खिलाफ, अरे मुसलमान अल्लाह का बड़ा कर्म है। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में मुसलमान बड़े आराम से धाक के साथ रह रहा है, बहुत आराम से रह रहा है। आप जैसे लोग जिनपिंग, आप जो जिनपिंग को फॉलो करते हैं, जो मोदी को आप गलत बोलते हैं, एक बात सुन लीजिए मेरी, सुनिए विवेक जी सुन लीजिए। अच्छा विवेक जी सवाल दोहराइए, मैं फिर से पूछता हूँ, आपको ऑडियो फिर कट रहा है। विवेक जी सवाल दोहराइए, मैं फिरोज साहब से पूछता हूँ, एहतेशाम हाशमी से भी पूछता हूँ और अश्विनी से भी पूछता हूँ। सवाल दोहराइए विवेक जी। मेरा सवाल है, एक औरत का राइट ऑफ एबॉर्शन जो होता है बच्चे का, इनके पास क्या ये हिंदू समाज, ये पंडित, ये मंदिर, ये बीजेपी, हिंदू ब्रिगेड और ये जो फिरोज बख्त साहब बैठे हैं, ये एक औरत के राइट ऑफ एबॉर्शन को सपोर्ट करेंगे या नहीं? क्योंकि इस बिल का एक पहले एबॉर्शन है, आप पहले आप उसके समर्थन में है या नहीं? बताइए अश्विनी उपाध्याय जी हाथ हटा रहे हैं, राइट ऑफ एबॉर्शन, और उसके बाद में एहतेशाम हाशमी के पास भी आऊंगा इस सवाल को लेकर। बताइए अश्विनी उपाध्याय, राइट ऑफ एबॉर्शन क्या कहेंगे इस पर, क्या कहता है कानून? फिरोज जी रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अश्विनी उपाध्याय जी की आवाज। हाँ, अरे भैया
पूरी दुनिया का सबसे जो बड़ा प्रोमिनेंट कमीशन था वेंकट चलैया कमीशन, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 2 फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, 2 सांसद थे, सुभाष कश्यप थे, पत्रकार थे, उन्होंने कहा हुआ है जिस जल्दी करो। और दूसरी बात ये, प्लीज सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए विवेक जी, फिर आ जाइएगा। आपका सवाल सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए प्लीज। हाँ भाई, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अगर आप आपको बड़ी राइट की चिंता है ना, नहीं एग्री करते हैं ना, आप वोट क्यों करते हैं? हाँ मैं अरे सुनिए तो भाई, बच्चा वोट करने का आप सुनिए, जवाब दे रहा हूँ जी। जिस चीन की चमचागिरी कर रहे हो ना, वहाँ खतना तक नहीं करने देते, ना हलाला करने देते, ना मुताह करने देते, ना मिस्यार करने देते, ना दाढ़ी बनाने देते, ना नमाज पढ़ने देते, ना रोजा रखने देते। जिस चीन की चमचागिरी करते हो, बताऊं क्या, जिस चीन की चमचागिरी कर रहे हो वहाँ पे क्या हालत हो रखी है? कभी जरा चीन के बारे में बोलो। सुनो मैं बता रहा हूँ, आता जाता कुछ नहीं चले आए, संविधान पर उठा के देखो, संविधान कभी पढ़ा है क्या? संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। बच्चा, ये सरकार की ड्यूटी है, सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध दूध पिलाना सरकार की ड्यूटी है। और जब तक जनसंख्या नहीं रुकेगा नहीं होगा। अगर एक औरत जब जनसंख्या रुकेगा तब बेरोजगारी खत्म होगी, तब अशिक्षा खत्म होगी, तब एयर पोल्यूशन कम होगा, तब वाटर पोल्यूशन कम होगा, तब नॉइज पोल्यूशन कम होगा। और जहां तक जिस चीन की बात कर रहे हो ना, के खिलाफ है, वहाँ चीन में खतना तक नहीं करने देते, पता कि नहीं पता? चीन में खतना नहीं करने देते, दो निकाह नहीं करने देते, मुताह नहीं करने देते, मिस्यार नहीं होता है, अगर उसके वोम के अंदर उसके बच्चेदानी में, तो वहां पे उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। आप चीन की बात करो ना, अरे विवेक साहब, चीन की बात करिए। वहाँ पे मुसलमानों को कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में डाल रखा है, वहाँ पे दाढ़ी नहीं रख सकता मुसलमान। मैं इस पर आऊंगा। गोपाल जी उंगली उठा रहे हैं। गोपाल जी क्या बताइए, क्या किसी भी हाल में क्या ये महिलाओं के हक के खिलाफ है? अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होती है, बताइए, इंसेंटिवाइज करना क्या ये भारतीय कानून के, भारतीय संविधान के तर्क सम्मत नहीं है? विवेक श्रीवास्तव कह रहे नहीं है, ह्यूमन राइट के खिलाफ। ये महिलाओं के फेवर में है। महिलाएं, सुनिए दीपक जी, सुन लीजिए। पहली बात यह है महिला 12 बच्चे सरकार क्या वो ज्यादा हेल्दी होगी या वो महिला अच्छी होगी? नहीं, सुन लीजिए, पहली बात यह है कि सरकार, अश्विनी जी, बिफोर द हॉर्स, जनसंख्या नियंत्रण का सब एक साथ बोले। फिरोज जी रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। अश्विनी जी रुक जाइए, गोपाल जी अपना आर्गुमेंट रख रहे हैं, फिर विवेक रखेंगे। प्लीज रनिंग कमेंट्री नहीं, प्लीज रनिंग कमेंट्री नहीं। गोपाल जी, और हिंदुस्तान के हाँ, सबसे बड़ी बात है दीपक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बात, कानून इंसेंटिवाइज कर रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। दूसरा, ये जो मुसलमानों के हिमायती बने बैठते हैं, वो बताएं कि या तो मुसलमान, उनको बताना चाहिए कि तो मुसलमानों के हित में है। मैंने सबसे पहले कहा कि सच्चर कमेटी स्पष्ट कह रहा है कि देश में मुसलमानों की हालत खराब है, उसको ठीक करने का ये एकमात्र रास्ता है कि उनका पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, ताकि उनका एजुकेशन मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले। तो जिन मुसलमानों की ये हिमायती की बात कर रहे हैं, या तो पॉपुलेशन कंट्रोल उनके ही फायदे की बात है, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? तो आप तो हमें ये कहो ना कि हम कम्युनल है, मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। अगर ये बात है, और दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल देश की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, 2 बातें बता दें कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल इस वक्त देश की आवश्यकता है या नहीं, और उसके अंदर जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्ड करने पड़ेंगे। सरकारी स्कीम्स का लाभ किसको मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा जो पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। सरकारी अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उनको मिलेंगे। तो यही तो कर रहे हैं, और यह आज से नहीं, 1951 से देश में चल रहा है। ठीक है, मैं इसी बात को लेकर एहतेशाम हाशमी के पास चलता हूँ। एहतेशाम हाशमी जी, सिर्फ एक सीधा सवाल, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल देश के हित में है या नहीं? गोपाल जी ने बेसिक सवाल उठाया है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए दीपक भाई साहब, कोई भी पॉलिसी देश हित में है या नहीं है, 2 चाइल्ड पॉलिसी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन वो पॉलिसी इंप्लीमेंट किस तरीके से होती है ये देखने वाली बात है। क्योंकि
बीजेपी के कुछ लीडर्स साध्वी प्राची और साक्षी महाराज कह चुके हैं कि हिंदू महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। तो पहले बीजेपी के लीडर्स को यह डिसाइड करना है कि तो भाई फिर हिंदू तो महिलाएं ज्यादा उनको बच्चे भी पैदा तो करेंगी, वो भी तो मुस्लिम इसमें महिलाएं रुक जाएंगे, बच्चे फिर पैदा तो आप करेंगी। और इस पॉलिसी पूछो पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और मेरा आप आपसे तो कहना है पूछो दीपक भाई जाइए, फिर साहब, तो वो उनके बच्चे भी नहीं पैदा हो पाएंगे। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बकवास सुन ली हमने, मेरी बात सुनिए, अरे चुप रहिए तो थोड़ा। आप ये ठीक है, बता दो आपका ना ज्ञान कि आपने हिंदू बता दिया, लोगों मेरा को- सुन लीजिए अब। मुसलमानों की पॉपुलेशन दीपक भाई साहब 14.2% है। मुसलमानों की पॉपुलेशन 14.2% है। अगर मुसलमानों की आधी पॉपुलेशन भी इससे हो जाएगी तो आप ये देखिए आज मुसलमान सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत मुस्लिम मंत्री उसका बने हुए कारण है हैं, कि कितने वो प्रतिशत पढ़ाते मुस्लिम नहीं, सरपंच बने हुए हैं इनमें या poverty नगर निगम है, के पार्षद इनमें बने हैं। education अगर नहीं है। मुसलमानों की पॉपुलेशन हाँ, तो हम भी 14% यही से कह अगर रहे आप हैं। उठा के 4% भी कर देंगे ना दीपक भाई साहब, तब भी जो मुसलमानों की स्थिति है हिंदुस्तान पॉपुलेशन में वो बढ़ने ठीक से नहीं हो क्या उनका पाएगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ आपकी जाएगा, टू चॉइस एजुकेशन पॉलिसी से बढ़ता है। अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अटैक करेगी तो इस चीज का पुरजोर विरोध किया जाएगा दीपक भाई साहब। किसने कहा है कम्युनिटी को अटैक करेंगे? नहीं, पहली बात दीपक जी, अगर ठीक है, अगर ठीक है, उनकी क्या population करेगी बढ़ने गोपाल से जी क्या बताइए, employment बढ़ क्या जाएगा? करेगी गोपाल जी, क्या ये नियत आपके पास कोई है डेटा है और क्या बताने के लिए? इस चश्मे आपके से पास इस चीज डेटा को है, कोई देखना आपके पास उचित है? चार्ट है, गोपाल जी बताइए बताइए। कितने हाँ, पहली परसेंट बात मुस्लिम, ये है कि कितने कोई परसेंट जोर मुस्लिम सरकारी जबरदस्ती नौकरियों में है? अश्विनी उपाध्याय जी देंगे जवाब, उनका डाटा भी है, चार्ट भी है। गोपाल जी पॉलिटिकल सवाल है, मैं पहले बता वो देता हूँ। फिर याचिका करता अपनी बात बताएंगे। कोई सरकार जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। दूसरी बात है कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्ड करेगी। और मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उनको क्या ज्यादा नौकरी मिल जाएगी? वो तो और गरीबी में फंस जाएंगे, वो तो और पॉलिसी नहीं मानेगा और आप कह रहे हैं फोर्स कम हो करेंगे जाएगी, तो इम्प्लीमेंटेशन होगा पावर्टी कैसे? कमी हो जाएगी, पावर्टी बढ़ जाएगी, अरे एजुकेशन विवेक जी, कम हो आप जाएगी, समझ उनकी नहीं हालत पा तो और रहे हैं। ये जो बढ़ कानून जाएगी। है ये हिंदू मुसलमानों के परिवार हक में अगर है, आपकी पॉलिसी उनकी नहीं भलाई मानता के लिए है, है। आप जो अगर और किसी ये का सब एक दूसरे में मत बोलिए, विवेक जी रुक जाइए। सुनिए, फिरोज जी रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। देखिए सुनिए पहली विवेक बात जी, दीपक जी, एक बात, 3 बातें मैं जल्दी ठीक है, से एक कह मिनट। दूं। राखी शर्मा मेरी एक ऑडियंस इंदौर से, तो थोड़ी शांति आएगी। सब एक दूसरे पर बोल रहे हैं। राखी जी क्या कहेंगी इस मुद्दे पर? जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन और ये दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पे आकर बोलने का, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड और दूसरी बात, ये जो मोदी जी और जो असम की मुख्यमंत्री जी ने जो इम्प्लीमेंट किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारे राज्य प्लीज इस पर राजनीति ना करके इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचें। क्योंकि देश की भलाई देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने में ही है। देश की जनसंख्या, अब क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इतनी कोरोना काल में कितना क्राइसिस हमने झेला है? अगर ये कंट्रोल पहले से की गई होती तो क्या आज हम इस सिचुएशन में आते? हम बहुत पहले इस चीज को सॉल्व कर चुके होते, इस मुद्दे को, और बहुत जल्दी इस रिकवर कर गए होते। और सेकंड चीज कि अगर हम इसको संसाधनों के साथ जोड़ा जाए तो हमारे पास इंडिया में, और या कहें पूरी सभी जगह पर, इंडिया क्या पूरी कंट्री में संसाधन जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम उनका कंपेयर करा जाए जनसंख्या से तो कैसे पॉसिबल है कि एक कुएं से 10 आदमी पानी पिए और उसी कुएं से 10 लाख लोग पानी पिए? तो कैसे आपूर्ति हो पाएगी उस कुएं से? और दूसरी बात, ये जो सारे आपकी पैनल में बैठे हुए जितने भी लोग इसका राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो प्लीज मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज इसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए इस जनसंख्या को, नहीं तो ये बहुत ज्यादा विस्फोटक रूप ले लेगी। और विस्फोटक रूप ये ऐसा किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं है। ठीक है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही राखी जी। हम अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या देंगे, ये सवाल हमको सोचना चाहिए। सीधा अश्विनी जी के पास चलूंगा। अश्विनी जी, इंटेंशन पर क्यों डाउट किया जाता है? सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करने की कोशिश करे तो हमेशा इंटेंशन पर डाउट। और क्या आपकी पिटीशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस इंटेंशन पर डाउट उठाते हो? इस पिटीशन में ऐसा कुछ नहीं है दीपक जी। एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, हमारे देश में जब तक पीनल प्रोविजन नहीं होता, जब तक पेनाल्टी नहीं होती, लोग हेलमेट नहीं लगाते। जब तक पेनाल्टी नहीं होती, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। इसलिए इसमें पेनाल्टी चाहिए। केवल इंसेंटिवाइज करने से बात नहीं बनेगी, पेनाल्टी रखनी पड़ेगी।
पेनाल्टी का डंडा आपको 10 साल के लिए रखना पड़ेगा, उसके बाद लोग फोर्स नहीं किया हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आप पेनाल्टी हटाने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बड़ी सीधी सी बात है, बीजेपी तो कह रही है भाई फोर्स नहीं किया जाएगा, सरकार हर महीने के पहले संडे को पोलियो डे मना रही है। पोलियो डे खत्म हो चुका है, उस पोलियो डे की बजाय पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाना चाहिए। उस पोलियो डे की बजाय पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाना चाहिए। हमारे देश में हर महीने के पहले संडे को पूरे देश में कह रहे हैं पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, फौज नहीं आएगी इम्प्लीमेंट करने, सब कुछ पुलिस नहीं आएगी इम्प्लीमेंट करने, सिर्फ इंसेंटिव होंगे। आप कह रहे हो पनिशमेंट भी होनी चाहिए। विवेक जी अपनी बात बता दो कि आप बिल्कुल होगा, अगर आप जैसे लोग जनता को भड़काए नहीं और भटकाए नहीं और गलत रास्ते पर ना ले जाएं। वो चूल्हा फूक रही है, खाना खिला रही है, बच्चा पैदा कर रही है, खाना खिला रही है, बच्चा पैदा कर रही है। मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से इस देश की 50% महिला आबादी सबसे पहले इसका स्वागत करेगी, और खास तौर पे आप जो हमारा पिछड़ा समुदाय है, जो गरीब परिवार है, के लिए तैयार नहीं है, महिलाएं इसका सबसे पहले और मुस्लिम तबका भी इसका स्वागत करेगा। मुस्लिम हो या गरीब पारसी हो या ईसाई हो, इस देश की जो गरीबी खत्म करने का एक ही तरीका है जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ, महिलाओं के राइट ऑफ अबॉर्शन को आप सपोर्ट नहीं करते, या बहुत बड़े प्रगतिशील बने हैं। ठीक है, फिरोज अख्तर साहब, अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि पेनल्टी लगानी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि गोपाल अग्रवाल कह रहे हैं कोई पेनल्टी नहीं, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। आपकी याचिका क्या कहती है फिरोज साहब? दीपक जी देखो, जो आसाम में हेमंत देखिए हमारी एक मिनट थोड़ा भाईजान मुझे सुन लीजिए, हमारी याचिका बड़ी सेफ एंड साउंड है। एक मिनट, गोपाल जी एक लाइन बोलना चाहते हैं, उसके बाद आप गोपाल जी एक लाइन में प्लीज। सुप्रीम कोर्ट की बात देखिए, हेमंत आसाम की अगर हम बात करें, आसाम की बात करें, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम इंसेंटिवाइज करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इंटेलेक्चुअल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को कंपैशनेट करके डिस्कशन करके हम उनको एग्रीमेंट में लाएंगे, और उससे भारत आगे बढ़ेगा। जैसे ये जो कम्युनल पॉलिटिशियंस हैं, कम्युनल पॉलिटिशियंस, मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा कानून है। ये लोग मुसलमानों को बरगलाए नहीं, यह मुसलमानों के हित में पॉलिसी है, उनकी स्थिति उससे बेहतर होगी, उनको एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं। गोपाल जी, असम ने इंसेंटिवाइज करने की बात कही है, किसी भी पेनल्टी की बात नहीं की है, और पेनल्टी का कोई क्लॉज सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, मुझे इसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर नजर आती है। हमें समझना चाहिए कि हमारी मात्र शक्ति बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर नहीं रह सकती। अगर महिलाओं के भी कल्याण की सोचे तो ये पॉलिसी उनके लिए भी मेरी नजर में बेहतर है। और देश में 92% हमारी देश की बहस के दर्शक मानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या देश की आज सबसे बड़ी समस्या है। फिलहाल एक ब्रेक।